नमस्कार छात्रों। आज हम तेरी खोपड़ी के अंदर इस कविता का आशय देख लेंगे। इस कवि के कवि हमने बताए थे नागार्जुन। ध्यान में रखिए, नागार्जुन। और यह कविता ऐसे भी हम क्या और ऐसे भी तुम क्या इस काव्य संग्रह से ली है। तेरी खोपड़ी के अंदर मुझे यह शीर्षक बहुत ही समर्पक लगा, कारण इस कविता में कवि ने इंसान के खोपड़ी के अंदर जैसे बातें भर दी जाती है उसी प्रकार इंसान रहता है। हमारे समाज में अनेक समस्याएं मौजूद है और ये समस्याएं जाति को लेकर है, धर्म को लेकर है, भाषा को लेकर है, प्रांत को लेकर है। और यह बात उस समाज के, उस इंसान के या उस समाज में जो इंसान हैं उनके दिमाग में भर दी गई है और वह इंसान केवल अपने सामाजिक दायरे के अंदर ही सोचता है और दूसरे समाज के इंसान को अपना दुश्मन मान लेता है। इसीलिए एक इंसान दूसरे इंसान से दूर जाता है। इतना ही नहीं तो हमारे समाज से मानवतावाद ही समाप्त होता है। अतः इस कविता में सांप्रदायिक असहिष्णुता जो हमारे समाज में बढ़ रही है, यानी धार्मिक असहिष्णुता जो हमारे समाज में बढ़ रही है, इसके कारण किस प्रकार एक इंसान दूसरे इंसान को मारने के लिए या उसे अपना दुश्मन मानता है, यह व्यक्त कर कवि ने मानवीय भावना या मानवता निर्माण करने का प्रयास प्रस्तुत कविता के माध्यम से किया है। अब हम आएंगे कविता की ओर। हम पहले आपको कुछ पंक्तियां पढ़कर बताएंगे, बाद में प्रत्येक पंक्तियों का अर्थ आपको बताएंगे। वैसे तो यह कविता बिल्कुल ही आसान है। एक कथात्मक शैली में लिखी हुई एक कविता है। इसमें एक कथा है और एक कथा है सांप्रदायिक असहिष्णुता की कथा है, धार्मिक असहिष्णुता की कथा है, परंतु कवि ने इसमें अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वह किस प्रकार देखेंगे। कविता की पहली पंक्तियां हैं। गले से रुद्राक्ष की लंबी माला लटक रही थी। गले से रुद्राक्ष की लंबी माला लटक रही थी। जोगिया कलर वाले कुर्ते पर, जोगिया कलर वाले कुर्ते पर दाहिने कान से लाल फूल अटक पड़ा था। दाहिने कान से लाल फूल अटक पड़ा था। चमक रहा था भाल पर, चमक रहा था भाल पर चंदन का पीला तिलक, चंदन का पीला तिलक। ओ अपना रिक्शा, ओ अपना रिक्शा मेरे निकट ले आया। नमस्ते बाबा जी, नमस्ते बाबा जी संजीदगी से बोला, संजीदगी से बोला। किधर को ले चलूं बाबा जी, किधर को ले चलूं बाबा जी। इन पंक्तियों में कवि ने जो चित्रण किया है वह एक रूपरेखा है और वह रूपरेखा एक रिक्शा वाले की रूपरेखा है। वह रिक्शा वाला उनके पास आता है और उन्हें बड़ी नम्रता से पूछता है कि किधर जाना है, लेकिन उसकी वेशभूषा कैसी है। उसने जोगियों कलर वाले कुर्ते पर गले में रुद्राक्ष की लंबी माला पहन ली है और दाहिने कान में एक लाल फूल अटक पड़ा है। इतना ही नहीं तो उसने भाल पर चंदन का पीला टीका लगाया है। अर्थात ये जो रिक्शा वाला है उसकी वेशभूषा हिंदुओं की है। जोगियों कलर वाला कुर्ता, चंदन का टीका उसने लगाया है, उसकी वेशभूषा हिंदुओं की है। यह बाबा जी के पास आता है और उन्हें पूछता है कि किधर को ले चलूं। आगे कहता है, मैं उसको गौर से देखने लगा।
आगे कवि कहते हैं, मैं उसको गौर से देखने लगा, वो अच्छा भला युवक था। गंदमी सूरत का दुबला पतला, गंदमी सूरत का दुबला पतला, बड़ी बड़ी आंखें सुरमई, चौड़ी पेशानी पर चमक रहा था चंदन का टीका। लुंगी पीली थी, पैर खाली थी। यहाँ गलती है, ध्यान में रखिए, पीली थी और पैर खाली थे। बाबा जी उसे गौर से देखते हैं, तब उन्हें महसूस होता है कि ये जो युवक है अच्छा भला युवक है और उसका गेहुआ कलर है और दुबला पतला है वह युवक, लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, सुरमई जैसी आंखें उसकी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। फिर भी उसके माथे पर, चौड़े माथे पर जो चंदन का टीका है उसकी ओर बाबा जी का ध्यान चला जाता है। उसने लुंगी जोगियों कलर वाले कुर्ते पर उसने पीली लुंगी पहनी है, लेकिन उसके पैर खाली हैं। आगे बाबा जी लिखते हैं, चलो बाबा जी किधर ले चलूं, छिपी तालाब या बेगम पुल। वह रिक्शा वाला बाबा जी को पूछता है कि किधर जाना है, छिपी तालाब जाना है या बेगम पुल जाना है। आगे कहता है, इतने में एक और युवक इनके कानों में फुसफसा के कह गया। इतने में एक और युवक इनके कानों में फुसफसा के कह गया, खबरदार ये मुसलमान है, इसके रिक्शे पर कभी ना बैठना। खबरदार ये मुसलमान है, इसके रिक्शे पर कभी मत बैठना। बाबा जी ने उस युवक को देखा, दुबला पतला था, उसने जोगियों कलर वाला कुर्ता पहना था, लेकिन बाबा जी के पास वो आता है, बाबा जी को पूछता है कहीं जाना है। इतने में और एक युवक उनके पास आता है और उनके कान में धीमी आवाज में कहता है कि इसके रिक्शा में न बैठना, कारण यह मुसलमान है। उसने हिंदुओं की वेशभूषा कर ली है, फिर भी वह मुसलमान है ये बताने का प्रयास वह युवक करता है, लेकिन बाबा जी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, करते हैं और उसी के रिक्शे से आगे बढ़ते हैं, कारण बाबा जी उस युवक को भली भांति जानते हैं। वह युवक भी बाबा जी को पहचानता है, लेकिन आज उसने ये वेशभूषा क्यों कर ली है ये जानने का प्रयास बाबा जी करते हैं। आगे वह कहते हैं, मगर अपना साथी बोला, हम इसी का रिक्शा लेते हैं। हमने उससे कहा, अर्थात हम उसके रिक्शा से ही चले जाते हैं, उसने कह दिया। तब वह रिक्शा में बैठते हैं और आगे कहते हैं, हॉस्टल ले चलो। हाँ, मेरठ कॉलेज हॉस्टल। वह मेरठ कॉलेज के हॉस्टल को उसे ले जाने के लिए कहते हैं। अर्थात ये जो कविता है वह मेरठ में घटी हुई घटना है। मेरठ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ गंगा नदी बहती है और गंगा नदी में स्नान करने के लिए, अपना पाप धुलवाने के लिए अनेक लोग आते हैं। और यह हिंदू होने के कारण वो मुसलमानों की रिक्शा में शायद नहीं बैठते होंगे, इसीलिए ये जो रिक्शा वाला है उसकी अवस्था बिल्कुल दुबली पतली हो गई है। इसी कारण सांप्रदायिकवाद होने के कारण, वो मुसलमान होने के कारण हिंदू लोग उसकी रिक्शा में नहीं बैठते होंगे, इसीलिए उसकी अवस्था आज भी कट हो गई है और उसने अपनी वेशभूषा परिवर्तित की है। यही चित्रण बाबा जी ने इस कविता में आगे किया है। वह कहते हैं, हाँ ले चलो, हाँ मेरठ कॉलेज हॉस्टल। हमें हॉस्टल के गेट पर पहुंचाकर निहायत नरम आवाज में वो कहने लगा, बाबा जी हम अब चुटिया भी रखेंगे। 8-10 की रोज की भूखमरी के बाद हमारे अंदर यह अकिल फूटी है। 8-10 की रोज की भूखमरी के बाद हमारे अंदर यह अकिल फूटी है। बाबा जी रुद्राक्ष के मन के अच्छी मजदूरी दिला रहे हैं। यानी इन पंक्तियों में उस युवक ने अपनी व्यथा व्यक्त की। मेरठ कॉलेज के हॉस्टल के गेट पर छोड़ने के बाद उसने नरम आवाज में, बिल्कुल धीमी आवाज में बाबा जी को कहा कि अब हम इसके आगे
छुट्टियां भी रखेंगे। कारण ये सांप्रदायिकवाद होने के कारण उस युवक को 8-10 दिन भूखा मरना पड़ा है, भूखा रहना पड़ा है। और इसके बाद उसे ये अक्ल फूटी है कि अगर जीवन जीना है, भूख से तड़पना नहीं, तो उसे वेशभूषा परिवर्तित करनी होगी। कारण उसके रिक्शा में हिंदू लोग नहीं बैठते। इसीलिए वह कहता है कि रुद्राक्ष के ये मन के अच्छी मजदूरी दिला रहे हैं। उसने जो गले में रुद्राक्ष पहने हैं, जोगियों का कलर वाला कुर्ता पहना है, इससे लोग उसे हिंदू समझते हैं, उसके रिक्शा में बैठते हैं। इसीलिए उसकी अवस्था थोड़ी परिवर्तित हो गई है। इसी कारण कहता है कि हम छुट्टियां भी रखेंगे और यह रुद्राक्ष अच्छे यमन के यानी रुद्राक्ष अच्छी मजदूरी दिला रहे हैं। वह आगे कहता है, बाबा जी अब हम छुट्टियां भी रखेंगे। अर्थात इसके आगे इसी वेशभूषा में वह रहेगा, ये बताने का प्रयास वह युवक इन पंक्तियों में करता है। इस प्रकार इस कविता की इन पहली पंक्तियों में कवि ने एक रिक्शा वाले की व्यथा चित्रित की है। वह रिक्शा वाला मुसलमान है, लेकिन उसने अपनी वेशभूषा परिवर्तित की है। मेरठ की यह घटना है और मेरठ की घटना ही होने के कारण, मेरठ में सांप्रदायिक वाद होने के कारण एक मुसलमान आम व्यक्ति को जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। वह आम है, उसे जीने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, परंतु ये सांप्रदायिक दंगवाद होने के कारण उसे बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। इसी कारण उसने आज अपनी वेशभूषा परिवर्तित की है। आगे वह युवक क्या कहता है और लेखक उसे क्या कहते हैं, ये वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद।